अभी डिस्कस करेंगे पावर ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स की क्या पावर है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेक्शन 26 ऑफ सीआरपीसी जो 2013 में अमेंड किया गया था, जिसमें कोर्ट्स की लिस्ट दी हुई है कि वो कौन से टाइप के ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लॉज आर ट्राइबल अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, उसकी लिस्ट दी हुई है अंडर सेक्शन 26 में। तो सेक्शन 26 क्या बोलता है, लेट्स रीड दैट। सेक्शन 26, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल subject to the other provisions of this code, any offense under IPC, इंडियन पिनल कोड, कोई भी अगर आप ऑफेंस, चाहे मर्डर हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, किडनैपिंग हो, एब्डक्शन हो, रॉबरी हो, थेफ्ट हो, आईपीसी के अंदर अगर कोई ऑफेंस डिफाइंड है, इट मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सेशन कोर्ट, या उसको कोर्ट ऑफ सेशन भी कहते हैं, मतलब या उसको क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं। ओके, वहां पे इसको ट्राई कर सकते हैं। और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल जो है सीआरपीसी का, अगर आप बैरक्ट में अगर आप फर्स्ट शेड्यूल में देखेंगे सीआरपीसी के, उसके अंदर मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है कि उसके अंदर क्या है। इट हैज क्लासिफाइड द ऑफेंसेस एज आईपीसी एंड अदर लॉज, जिसके अंदर सारे ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है। ये सारे ऑफेंसेस इन कोर्ट्स में या किसी भी एनी अदर कोर्ट जहां पे जुरिस्डिक्शन है, वहां पे आप इन ऑफेंसेस को ट्रायल के लिए भेज सकते हो। ठीक है, एक कंडीशन है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको अमेंड किया गया है 2013 में। क्यों वो अमेंडमेंट क्या था, कि यही कि भाई जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, सेक्शन 376 ए बी सी डी ई, अभी ये जो अमेंडमेंट हुआ आईपीसी में, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2012 में निर्भया केस जो दिल्ली में हुई, उसके बाद वर्मा कमेटी को अपॉइंट किया गया था, और वर्मा कमेटी ने ये आईपीसी में इमीडिएटली अमेंडमेंट्स किए थे, जिससे साइबर स्टॉकिंग, वोयरिज्म, जो ईव टीजिंग, इसको क्राइम करार कर दिया गया। कितने सालों से लोग इस पे बता रहे थे कि इन सभी चीजों को आप क्राइम डिक्लेयर कर दीजिए, बट जस्ट बिकॉज देयर वाज नो प्रोविजन, इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये सारे अमेंडमेंट्स कर दिए गए, 370 ए बी सी डी ई। ऑब्वियसली इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आईपीसी में जाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि वेन एवर यू आर स्टडिंग सीआरपीसी, आईपीसी का भी बैरेक्ट साथ में होगा तो बेहतर है। लेकिन आई नो दैट 376 इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल असॉल्ट, तो इतना भी पता होगा तो भी सफिशिएंट है। दिस शुड बी ट्राइड बाय अ वुमन जज। ठीक है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, क्योंकि कई बार देखिए अगर औरत है ही नहीं, अगर देर इज नो वुमन जज, देन देर इज नो पॉइंट। ऐसा नहीं कि अरे हाँ, इफ औरत नहीं है तो फिर तो ये केस पेंडिंग रहेगी, जब तक कोई लेडी जज नहीं आती तब तक ये केस पेंडिंग रहेगी। जी नहीं, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लेडी जज है, देन शी विल बी देयर टू ट्राई द केस ऑफ ऑल दिस सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। ठीक है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, अगर नहीं है तो देन ऑब्वियसली मेल जज ही उसको प्रिसाइड करेगा। उसके बाद जो उसका बी, सेक्शन 26 का बी प्रोविजन कहता है, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, एनी अदर लॉ जिसमें नार्कोटिक्स आता है, साइबर लॉ आता है, जिसके अंदर इवन देर आर क्रिमिनल रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी आता है। ओके, एनी अदर लॉ, when any court is mentioned in this behalf in such law, shall be tried by such court, and when no such court is so mentioned, it may be tried by the high court or any other court by which such offense is shown। कई बार कई बार लॉ में ही बताया जाता है कि आप ये केस कहाँ पे फाइल कर सकते हो। जैसे अगर मैं अगर अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एग्जांपल दूं, तो अगर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट होता है या ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो आप इन्फ्रिंजमेंट की केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलरली पेटेंट एक्ट 1970 या ट्रेडमार्क एक्ट 1999, उसी में ही मेंशन किया गया है, जुरिस्डिक्शन बताया गया कि आप उसके अलावा किसी दूसरे कोर्ट में आप केस फाइल नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए। ओके, उसी तरीके से साइबर लॉ का भी वैसा है कि भाई साइबर लॉ, कि भाई अगर आप साइबर टेररिज्म करते हैं या अगर आप हैकिंग करते हैं, आप पैसा चोरी कर रहे हो, तो इट इज थेफ्ट। आईपीसी में अगर देखोगे, इट इज थेफ्ट, सिंपल एज दैट। कि आपने बैंक में से, जैसे लोग बैंक रॉबरी करते थे प्रैक्टिकली जाके, अभी घर पे बैठ के हैकिंग करते हैं भाई लोग, तो उसका भी जुरिस्डिक्शन सेशन कोर्ट में आता है। तो उन्हीं कायदों में साइबर लॉ हो जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हो जाए, या
मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ हो जाए, ये सारे लॉज के अंदर ही कोर्ट का नाम मेंशन किया जाता है। तो उसी कोर्ट में आप केस को फाइल कर सकते हो, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पे ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टाइप्स के। तो अगर कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है, ओके, इफ देर इज अ ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, डेथ पेनल्टी लग सकती है, such kind of offenses are called as cognizable offenses. They are non bailable and they are trial by अंडर द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर कोई भी, देखिए ये सिंपल सी बात है, अगर इफ यू आर अक्यूज्ड, आपके ऊपर चार्ज है ऐसी क्राइम का, ऐसे ऑफेंस का जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है, वो केस डायरेक्टली आप सेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो टू द जूनियर और सीनियर डिवीजन, डायरेक्टली आप सेशन कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली गो टू द सेशन कोर्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्राइम है। ठीक है, जैसे संजय दत्त का जो क्राइम था, टाड़ा में वो पकड़ा गया टेररिज्म के, उसके बाद आर्म्स एक्ट का उसको उसके अंदर भी पकड़ा गया था। तो इसकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, टेररिज्म की तो भाई डेथ पेनल्टी है, करेक्ट। लेकिन जब बाद में वो केस चली, तो डायरेक्टली ही वाज टेकन टू द सेशन कोर्ट। उनको जेएमएफसी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास लेके नहीं गए, डायरेक्टली सेशन कोर्ट, क्योंकि ये पनिशमेंट या ये जो क्राइम है, ऑफेंस है, बहुत ज्यादा ग्रीवियस क्राइम के लिए अक्यूज किया गया है आपको। तो आपको डायरेक्टली सेशन कोर्ट लेके जाएंगे, जूनियर डिवीजन सब डिवीजन के पास नहीं लेके जाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ जो ऑफेंस है, जहां पे पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच में है, अगेन दे आर कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको सेशन कोर्ट में नहीं भेजा जाएगा, आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास लेके जाएगा। इसके लिए मैं बताया कि जब आप जेएमएफसी होते हो, तो डायरेक्टली आपको ये इतने सीरियस क्राइम्स हैंडल करने नहीं दिए जाते। आपको वो क्राइम्स पहले स्टार्टिंग में दिए जाएंगे जिनकी पनिशमेंट 3 साल से कम है, या जिनको फाइन देके भी आप छूट सकते हो। सो दीज ऑफेंसेस, ऐसा नहीं बोलेंगे कि दे आर लेस सिवियर। तो एनी मैजिस्ट्रेट, किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास जाके, ये बेलेबल होते हैं ये ऑफेंसेस, इनको नॉन कॉग्निजेबल भी कहा जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब जहां पे अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट चाहिए। कॉग्निजेबल में जैसे अभी डाउरी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल असॉल्ट है, ड्रग्स है, ओके, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं आप, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकते हैं, खत्म बात। ठीक है, जैसे अभी बहुत सेलिब्रिटीज के घरों में रेड डाली गई, उनके किसी लोगों के पास ड्रग्स मिले, किनके पास नहीं मिले, कॉन्टैक्ट्स में निकले, बहुत बड़े बड़े नाम लिए गए, कि जिनके पास जो चैटिंग कर रहे हैं ड्रग पेडलर्स के साथ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो खुद ड्रग पेडलिंग करते हैं, मतलब छोटे मोटे सेलिब्रिटी जो, जिनको एक हाथ दो मूवी मिल जाती है इधर उधर, वो कांटेक्ट में रहने के लिए ड्रग पेडलिंग करते हैं। तो ये क्राइम है। लेकिन बिकॉज ये सब चैटिंग में हो रहा था एंड देवर सेइंग कि हम मजाक कर रहे थे, प्रूव कैसे करोगे? यू हैव टू प्रूव इट। सिर्फ चैटिंग करके आप, जब तक आपके हाथ में ड्रग्स नहीं मिलते, जब तक आपको उनके पोजीशन में ड्रग्स नहीं मिलते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ग्रीवियस क्राइम्स है, और इनको हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। इसीलिए जब आप जेएमएफसी भी बन जाओगे या डिस्ट्रिक्ट जज भी बन जाओगे, तो डायरेक्टली आपको उस पोस्ट पे नहीं, आपको जूनियर लेवल पे काम करवाते हैं पहले थोड़े साल, ताकि आपको एक्सपीरियंस आए कि ग्राउंड लेवल पे काम होता कैसे। ओके, सो 3 साल से अगर कम सजा है, या सिर्फ आप फाइन दे के, जैसे सिग्नल तोड़ दिया, आपको थोड़ी ना जेल होगी, आपको बोला जाएगा जो फाइन है वो पे कीजिए जाइए। अगर आप फाइन पे नहीं करोगे, देन दे माइट कंसिडर टू पनिश यू, देन दे कैन इम्प्रिजन यू। ओके, रिमेंबर दैट, काइंडली रिमेंबर दैट, कि अगर आपने फाइन पे नहीं करी तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कितने फाइन को कितनी इम्प्रिजनमेंट है, वो भी सीआरपीसी में दिया हुआ है। अगर आप फाइन पे नहीं करोगे तो वहां पे आप फाइन देके भी छूट सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको सजा इम्प्रिजनमेंट होगी। तो अगर 3 साल से कम है सजा, और या फाइन देके छूट सकते हो, तो किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हो। बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट लगेगा। सो दीज थिंग्स, ये जो क्लासिफिकेशन, इसको याद रखिए। 3 साल से कम, 3 से 7 साल, या 7 साल से ज्यादा। ओके, अगर किसी की पनिशमेंट 7 ईयर्स है, स्टिल इट विल बी कमिंग इन टू द सेकेंड कैटेगरी। मोर देन 7 ईयर्स, लाइफ imprisonment और डेथ पेनल्टी विल बी गिवन।
टू सच पर्सन, वो बहुत सीरियस क्राइम है, डायरेक्टली उसको सेशन कोर्ट में लेके जाएंगे। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे पावर्स दिए गए हैं कि कौन सा कोर्ट कितने लेवल तक पनिशमेंट दे सकता है। सेक्शन 28 और सेक्शन 29 जो है सीआरपीसी का, उसके अंदर बताया गया है कि कितना आपके किसी भी जज के पास कितनी पावर है पनिश करने की। तो सबसे पहले ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो कोई कुछ भी पनिशमेंट दे सकता है, डेथ पेनल्टी दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, कि उनके उनके पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, कॉमन सेंस। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बहुत सिंपल है, दे कैन गिव एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जो होते हैं, वो डेथ पेनल्टी तक दे सकते हैं। एनी अदर सेंटेंस डेथ पेनल्टी तक दे सकते हैं, लेकिन इट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। आपने किसी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल निर्भया निर्भया केस में 3 लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई थी और हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया। सो डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट जब क्रिमिनल कोर्ट डेथ पेनल्टी देता है, तो डेथ पेनल्टी देने के बाद हाई कोर्ट्स ने उसको कंफर्म करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट कहेगा जी नहीं, डेथ पेनल्टी मत दीजिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस कैन हैपन बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये क्लॉज की जरूरत क्या है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड किया जा रहा है कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दीजिए। ये डिमांड कोई नई बात नहीं है, ये बहुत बहुत सालों से चलता आ रहा है कि डेथ पेनल्टी को आप बैन कर दीजिए, अबॉलिश कर दीजिए। यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे डेथ पेनल्टी नहीं है, बट इंडिया हैज इट्स ओन रिजर्वेशंस। इंडिया बोलता है कि भाई ग्रुसम क्राइम है, अभी जैसे निर्भया की केस हो गई, ओके, या अजमल कसाब जैसा अगर कोई टेररिस्ट हाथ में आता है, तो क्या उसको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे? निर्भया केस में जो हुआ, गैंग रेप जो हुआ, वहां पे आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोगे? नहीं। ऐसे लोगों को डेथ पेनल्टी के अलावा दूसरा कोई भी सोल्यूशन नहीं। मैं मानता हूं कि हमारा जो प्रिजन सिस्टम है, इट इज फॉर रिफॉर्मिंग पीपल, आप लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, ये हमारा अल्टीमेट पर्पस है। किसी को पनिश करना उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं होता, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए उसको पनिश किया जाता है। लेकिन जो टेररिस्ट है या जो रेपिस्ट है या गैंग रेपिस्ट है, वैसे इंसान को क्या रिफॉर्म करोगे? ठीक है, वहां पे भी आप देर आर कंडीशंस एंड सिचुएशंस। तो डेथ पेनल्टी जब भी आप देते हैं, इट शुड बी इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, बहुत ही रेयर केस, जैसे निर्भया केस में हुआ। ठीक है, अभी जैसे नॉर्मली जैसे अभी नॉर्मली अगर ऐसी सिचुएशन होती, जैसे पुणे में हुआ था, विप्रो की एम्प्लॉय थी, रात में नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस जा रही थी। इट वाज अ केस व्हिच हैपेंड सम 7-8 years अगो। तब क्या हुआ कि शी वाज ट्रैवलिंग बैक टू हर होम, कैब में जा रही थी जो विप्रो की ही कैब थी, बट द कैब ड्राइवर रेप्ड हर और उसको घर छोड़ दिया। एंड देन ही नेक्स्ट डे ही वेंट टू द पुलिस एंड ही सरेंडर्ड। वो कैब ड्राइवर बोला कि मेरी गलती है, मैंने गलती की है, मुझसे उस पता नहीं उस वक्त मुझसे क्या हो गया। ही वॉज अ मैरिड पर्सन, उसके बच्चे भी थे, लेकिन उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ। दैट मोमेंट ही वॉज ड्रंक और ही वॉज अंडर सम इन्फ्लुएंस एंड ही रेप्ड हर। और वो आके उसने बोला कि ये मुझसे गलती हो गई है, मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए। अभी यहाँ पे ये सर्कमस्टांसेस पूरे अलग है। जी हाँ, सुनने में आपको वियर्ड लगेगा, अरे रेप तो रेप होता है, बट निर्भया का जो गैंग रेप था और ये जो था, इसमें बहुत फर्क है। तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। जो बीच में जो चल रहा था कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, ऊपर से मीडिया वाले थे कि हर रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनली देयर हैज बीन अ मूवमेंट कि डेथ पेनल्टी मत दीजिए। तो जब भी हम एज अ कंट्री, जब हमारा एक पिक्चर दिखता है दुनिया में, तो इट हैज टू हैव अ बैलेंस। दोनों चीजों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो डेथ पेनल्टी तक एक सेशन जज दे सकता है, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने कंफर्म करना जरूरी है। ये कंडीशन क्यों डाली गई है कि कम से कम वो चेक करते कि इज इट रियली अ रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जहां पे डेथ पेनल्टी देना मस्ट है, कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो हाई कोर्ट कंफर्म करता है। असिस्टेंट सेशन जज, जो सेशन जज का जूनियर होता है उसके अंडर, वो मैक्सिमम 10 साल तक की सजा दे सकता है, मैक्सिमम। स्पेशल जजेस, जो भी स्पेशल लॉ होगा, चाहे वो नारकोटिक्स हो, साइबर लॉ हो, मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ हो,
कोई भी स्पेशल लॉ के अंडर जिसको अपॉइंट किया गया था, तो उसके अंदर जो भी प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट होगी वो स्पेशल जज दे सकता है। उसके बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ही कैन मैक्सिमम गिव इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम अप टू 3 years और फाइन मैक्सिमम अप टू 10,000। और सेकेंड क्लास ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा दे सकता है या फाइन ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए की दे सकता है। ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर पोजिशन, डिपेंडिंग अपॉन योर सीनियोरिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास जिसमें है आप, विदर सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मतलब आप सीनियर हैं, स्पेशल जज हैं या असिस्टेंट सेशन जज, सबसे सीनियर मोस्ट सेशन जज हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन इन द जुडिशियरी आप ये पनिशमेंट दे सकते हो। तो ये प्लीज आप याद रखिए कि आप जेएमएफसी अगर फर्स्ट क्लास की बात करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा दे सकते हो या मैक्सिमम आप 10,000 रुपए की फाइन लगा सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं लगा सकते। उसके ऊपर अगर होगा तो यू विल हैव टू गो टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कि ये पनिशमेंट ज्यादा है, ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने ये पर्टिकुलर केस हैंडल करनी चाहिए, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। ओके, तो जैसे क्राइम्स ग्रीवियस होती जाएगी, पनिशमेंट बढ़ती जाएगी, तो डायरेक्टली वो केस आप जुडिशरी के हायर हायरार्की में आप केस फाइल कर सकते हो। उसके बाद जो पावर है कोर्ट की कि अगर आपने फाइन पे नहीं की, हियर द पावर ऑफ द कोर्ट इज दैट कि देखिए आपको कभी कभी मैंने आपको बोला कि पनिशमेंट होती है कि भाई आपको 1 साल की सजा होगी और आपको 1,000 रुपीज आपका फाइन है। ओके, जस्ट एग्जांपल दिया मैंने कि एक पनिशमेंट उसको बोले देखिए आपको 1 ईयर की आपको इम्प्रिजनमेंट है और 1,000 रुपए आपकी फाइन है, लेकिन वो 1,000 रुपए पे नहीं कर रहा, तो अब आप क्या करना चाहिए? ही इज नॉट पेइंग बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस कि भाई वो पैसा नहीं है उसके पास या सम ऑफ द उसकी सिचुएशन नहीं है, ही इज नॉट एबल टू पे द मनी। तब क्या करना चाहिए? तब कोर्ट के पास क्या पावर है? सो नाउ where a fine is imposed on the accused and it is not paid, he can be given a further term of imprisonment in addition to the one already awarded। देखिए इसका मतलब क्या है? मैंने 1 साल की सजा दे दी, मैंने उसको बोला सो एंड सो तो उसको फाइन भरना है, वो फाइन नहीं भर रहा है, तो मैं उसको 1 साल के अलावा 1 ईयर प्लस मैं उसको बोलूंगा कि अगर आपने अपनी फाइन पे नहीं करी तो आपको और 1 महीना ज्यादा जेल में रहना पड़ेगा। तो कभी कभी फाइन 50,000 होता है, 1 लाख 2 लाख ऐसी भी फाइन हो सकती है कभी कभी। वो इंसान बोलेगा नहीं भाई मैं तो इतना पैसा नहीं दे सकता। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप फाइन नहीं पे कर पा रहे हो तो आपका जो इम्प्रिजनमेंट है 1 साल का है, तो उसके अलावा आपको बोला जाएगा कि और आपको 6 महीना रहना पड़ेगा अगर आपने फाइन पे नहीं करी तो आपकी इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो जाएगी, आपका टेन्योर जेल के अंदर बढ़ जाएगा, इट विल बी एडेड along with that 1 year of punishment which was actually awarded to you with the fine। और अगर आप अपने फाइन नहीं पे करी तो आपके इम्प्रिजनमेंट का जो टेन्योर है, टर्म है, वो बढ़ा दिया जाएगा। सेक्शन 30 it defines the limit of a magistrate's power to award such imprisonment and lays down that such imprisonment cannot be in excess of magistrate's power under section 29। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट की जितनी पावर है उससे ज्यादा वो पनिशमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये 3 साल तक की सजा दे सकता है और 10,000 का फाइन दे सकता है। ठीक है, मैंने किसी इंडिविजुअल को ऑलरेडी 3 साल की सजा दे रखी है और वो फाइन नहीं पे कर रहा है और मैं बोल रहा हूं नहीं 3 साल और उसके अलावा और 6 महीने, मतलब मैं मेरे जुरिस्डिक्शन से ज्यादा, मेरे पावर से ज्यादा पनिशमेंट दे रहा हूं, मैं मैक्सिमम 3 साल तक दे सकता हूं, मैंने जो ऑलरेडी दे रखा है उससे भी ज्यादा अगर पनिशमेंट देना है तो यू विल हैव टू अपील। वो हायर ऑफिशियल कर सकता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकता है कि आप बोल सकते हो कि सर ये पर्सन है जिसको मैंने 3 साल की सजा दी थी, इसको मैंने बोला था कि 8,000 रुपये फाइन पे करना है, ये फाइन पे नहीं कर पा रहा है, इसको एडिशन में और 3 महीने 4 महीने या 6 महीने के लिए आपको जेल करवानी पड़ेगी, पर ये मैं 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता, सर आप ऑर्डर पास कीजिए। तो जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो बोलेगा 3 साल के साथ प्लस और ये 6 महीने ये बंदा, दिस पर्टिकुलर कन्विक्टेड पर्सन विल बी इन जेल। तो अपने पावर से ज्यादा आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपने 2 साल के लिए सजा दी है, जेएमएफसी ने 2 साल के लिए सजा दी है और आपने बोला 8,000 रुपए फाइन पे करिए, ये आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर है,
पर वो 8,000 रुपये पैसे नहीं पे कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है बेटा, आप पैसा पे नहीं कर रहे हो, 2 साल की आपकी ऑलरेडी पनिशमेंट मैंने आपको दे रखी है, ये लो और 8 महीने, 2 साल 8 महीने आप जेल में रहोगे, 2 साल 6 महीने, डिपेंडिंग, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपकी गाइडलाइंस भी मैं बताऊंगा कि क्या है, वो फॉलो करके आपने उसको वो एक्सटेंशन करवा दिया, तो दिस इज अगेन विद इन 3 इयर्स, तो ये आप कर सकते हो। अगेन सेकेंड कंडीशन क्या है? कैन नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म विच द मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। ज्यादा से ज्यादा आप कितना बढ़ा सकते हो टेन्योर? 1/4, 25% ऑफ द टोटल पनिशमेंट, ज्यादा से ज्यादा। कि अगर मैजिस्ट्रेट है, हमने देखा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, ज्यादा से ज्यादा वो 1 साल की पनिशमेंट दे सकता है, करेक्ट, हमने देखा था। मैक्सिमम 1 ईयर। आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये फाइन पे नहीं कर रहा है, तो मैं कितने पनिशमेंट बढ़ा सकता हूं? मैक्सिमम ओनली 25% ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट विच आई कैन गिव। तो मेरे पास कितना? 1 साल का मैक्सिमम मेरे पास जुरिस्डिक्शन है, मैं सजा दे सकता हूँ। मुझे पता चला कि जिसको मैंने पनिशमेंट दिया वो फाइन पे नहीं कर रहा है, तो मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? 3 महीने। बिकॉज 25, 1 ईयर का 1/4, अगर देखो 12 महीने होते हैं, 12 महीने का अगर 1/4 करोगे तो 3 महीना, क्वार्टर, तो 3 महीने की मैं सजा बढ़ा के दे सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, दैट्स इट। अगर मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूँ, मेरे पास 3 साल की मेरी पनिशमेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर मेरे जुरिस्डिक्शन में अगर कोई फाइन पे नहीं करा तो मैं 9 मंथ्स, बिकॉज 36 मंथ्स का 1/4 है, 9 मंथ्स, मैं 9 महीने ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दे सकता हूं। ये कंडीशन है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन, फाइन नहीं पे किया तो उसकी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट विच आई कैन गिव फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके 1/4 से ज्यादा आप नहीं दे सकते। कि भाई उस पर्टिकुलर ऑफेंस की अगर पनिशमेंट 3 साल है और मैंने उसको 1.5 साल एक्सटेंड कर दिया, मतलब दैट इज 50% ऑफ इट्स टोटल पनिशमेंट, नहीं कर सकते, ओनली 1/4, दैट इज 25%। तो अगर मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है तो उसका आप 1/4 दे दीजिए, 9 महीना आप बढ़ा सकते हो, दैट्स इट। उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। नहीं तो आप पेमेंट कर दीजिए भाई, और आपका जो टेन्योर है 9 महीना 6 महीना जो भी बढ़ा दिया वो आप कम कर दीजिए। ओके, सो डिफॉल्ट मत कीजिए, जितना पॉसिबल है वो पैसा जल्दी भर दीजिए। दिस प्रोविजंस हैव टू बी रेड इन कंसोनेंस विद द प्रोविजन ऑफ आईपीसी। आईपीसी के अंदर भी जो सेक्शन 65 है उसके अंदर भी यही लिखा है, इंडियन पिनल कोड के, कि वेयर एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। देखो सेक्शन 65 में क्या लिखा है? when an offense is punishable with imprisonment and fine, it is not or। ठीक है, और एंड में बहुत फर्क होता है। इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन जब बोलता हूं मतलब आपको सजा भी होगी और आपको फाइन भी भरना पड़ेगा, इट इज एंड प्लस। और अगर लिखा होता तो या तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी, नहीं तो आप फाइन देके भी छूट सकते हो, दोनों में से एक। यहां पे दोनों है, सो सेक्शन 65 में बताया है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन जब सिचुएशन होगा, और आपको ऑब्वियसली आप तो जेल तो जाओगे ही जाओगे, लेकिन अगर आप फाइन आप पे नहीं कर पा रहे हो तो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कैन बी इम्पोज्ड। तो आप देख सकते हो सेक्शन 65 और आईपीसी एंड सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सेक्शन 30 क्लॉज बी देखोगे 1/4 ऑफ द टर्म, एंड सेक्शन 35 अगर आप देखोगे अगेन 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, सिमिलर है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी सेक्शन 67 क्या कहता है कि अगर कोई ऑफेंस आप कमिट करते हो जहां पे सिर्फ आप फाइन देके छूट सकते हो, आप बस फाइन दे दीजिए और छूट जाइए। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट का सवाल नहीं उठता है। भाई आपने सिग्नल तोड़ा, क्राइम हो गई, आप 100 रुपए देके छूट जाइए। लेकिन यहां पे आप पैसा नहीं भर रहे हो, ये समझ में आ गया कोर्ट को कि दिस पर्सन इज नॉट पेइंग द फाइन, क्योंकि ऑर्डर में टाइम दिया होता है, डेट टाइम की, आपको यहाँ पे लोकेशन जहाँ पे पैसे फाइन पे करनी पड़ती है, टाइम दिया होता है डेट कि इसके डेट के अंदर, इस डेट के अंदर अगर आपने फाइन पे नहीं करी देन यू विल बी इन प्रिजन। तो सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी में ऐसा बताया कि 50 रुपए की अगर फाइन है, आप पे नहीं कर पा रहे तो 2 महीने की सजा हो सकती है। 2 महीने, 50 रुपए भर दो भाई, 2 महीने जेल में मत रहो। अगर 51 to 100 रुपीज होंगे तो 4 महीने तक की सजा हो सकती है, और 100 101 के ऊपर, 101 या उससे ऊपर अगर फाइन होगी
6 महीने तक की सजा हो सकती है। सो इट्स क्वाइट अ लॉट। अगर मैं 100 रुपए के लिए, अगर मुझे कोई बोलेगा 4 महीना जेल में सड़ना पड़ेगा, नहीं भाई, ये लो 100 रुपए, मैं जा रहा हूँ। बट द सिचुएशन इज, there can be a situation that the person might not be even be able to pay 100 rupees। ये भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जेल में जाने के बाद उनसे काम करवाते हैं। ओके, पीपल गोइंग टू द प्रिजन। आपने सुना होगा, संजय दत्त से पूछा गया था कि जेल में आपने क्या किया। तो इन जेल, आई टेल यू व्हाट ही डिड। जेल में एक तो वो रेडियो जॉकी बना था संजय दत्त। ओके, एंड सेकंड थिंग व्हाट ही डिड, ही कंस्ट्रक्टेड अ चेयर। उसने एक चेयर बनाई जिसके लिए उसको 212 रुपए मिले थे, समथिंग टू 250, 212 या 267, कुछ सम मनी ही गॉट, एंड ही डज, उसने वो पैसे संभाल के रखे हैं संजय दत्त ने। उसने वो खर्च नहीं किए। ऑब्वियसली जेल में उसने कमाए वो पैसे। तो कई बार लोग जेल में रह के वो पैसे कमाते हैं और अपनी फाइन पे करते हैं और बाहर निकल जाते हैं कि सर, ये मेरी फाइन थी, ये मैंने पे कर दी, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो रिक्वेस्ट की जाती कि ही हैज पेड हिज फाइन, नाउ ही कैन बी रिलीव्ड। तो ऐसे भी लोग करते हैं। To this limitation, the CRPC has added one more, that the imprisonment can only extend to one-fourth of the period of imprisonment, which the magistrate is competent to award sentence। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इसमें भी 1/4 का जो कंडीशन है वो अप्लाई होता है। Thus, if for an offence the maximum imprisonment period is 4 years or fine or both under the IPC in default of the payment of the fine, तो maximum imprisonment आप कितनी कर सकते हो? 1 साल की कर सकते हो। बिकॉज 4 साल का 1/4 जो है, दैट इज 1 ईयर। सो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पर्सन हु इज पनिश्ड, जिसका पनिशमेंट 4 साल है और आपने फाइन पे नहीं करी, तो आपको 1 साल मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार 1 साल ही मिले, कभी 8 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 9 महीने हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जुडिशियल डिस्क्रिप्शन। आपका जो टेन्योर है इम्प्रिजनमेंट का, वो बढ़ाया जा सकता है। But under the CRPC, the maximum period for which one can be imprisonment for non-payment of fine cannot exceed 9 months। ठीक है। अगर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, 3 साल वो मैक्सिमम दे सकते हैं, करेक्ट। तो वो 9 महीना एक्सीड नहीं कर सकता। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऑल राइट। सो दीज आर द प्रोविजंस। ओके, कि अगर कोर्ट की क्या क्या पावर है, कौन से ऑफेंसेस वो डील कर सकते हैं, कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, वो भी हमने देखा टेबुलर फॉर्मेट में। और अगर आपने फाइन पे नहीं की तो आपका इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी किया।